अरे भाई यार, ये पागल भूत है। एक हफ्ते से मुझे बंदी बनाकर रखा है, कुछ भी खाने को नहीं देता। आज तुम्हारी मौत पक्की है। तुम्हारे साथ साथ इन दोनों को भी मैं मारूंगा। अरे भाई, दंबिकासुर किसका इंतजार कर रहे हो? इस पंडित को पिंजरे में कैद करो और लेकर चलो अपने गुफा में। अरे कोई है? सुनो, ये बड़े बड़े राक्षस हमें उठाकर ले जा रहे हैं। अरे मदन, अरे मोटे सांड, उठ जा यार। अरे सुलोचना, मेरी कुल्हाड़ी मिल नहीं रही है। सुबह हो गई है, जंगल में लकड़ियां काटने जाना है। अब क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अरे आपको पता होना चाहिए कि मुझे घर के काम से छुट्टी नहीं मिलती। अब आपकी कुल्हाड़ी ढूंढूं। जाओ, आज सूखी लकड़ियां बिन लेना, नहीं तो खाने को कुछ मिलेगा नहीं। अरे सुलोचना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शाम को आऊंगा, फिर राजा के दरबार चलेंगे। राजकुमारी माया की शादी तय हो गई है। इसी उपलक्ष्य में राजा गरीबों को कुछ भेंट करेंगे। इतना बोलकर मदन घर से बाहर आता है। तभी देखता है कि उसके घर के सामने से एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। इतना देखकर वो उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो जंगल में बहुत दूर आ गया था। अरे भगवान, ये निशान हमें ले कहा जा रहा है। भला मेरी कुल्हाड़ी यहाँ कैसे आ सकती है? कोई तो है जो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। इतना बोलकर मदन आगे बढ़ता चला जाता है। जंगल और भी डरावने होता जा रहा था, जैसे किसी रहस्य से पर्दा उठाना हो। वो जंगल में आगे बढ़ता जाता है, तभी अचानक से रुक जाता है। अरे हे भगवान, हे मेरे मालिक, ये क्या है? ये नहीं हो सकता। ये मेरी आंखों के सामने क्या आ गया? ये नहीं हो सकता। सामने पेड़ के नीचे राजकुमारी माया के पेट में उसकी कुल्हाड़ी धसी हुई थी। इतना देखकर मदन घबरा जाता है। ये निशान, मतलब हमको यहाँ तक लाकर फंसाया गया है। भला ये सब किसने किया? और मेरी दुश्मनी किसी से है भी नहीं, तो ये सब किसने किया? अब तो हमें यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर मदन जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता, तभी राजा और उनके मंत्री वहाँ पर आ जाते हैं। राजा की नजर राजकुमारी पर पड़ी। अरे हे भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो लुट गया। आज इसको देखने वाले आ रहे थे और आज ये मुझे क्या देखना पड़ गया। मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? महाराज, रोइए मत। इससे इसका कोई हल नहीं होगा। भला ये लकड़हारा इतने सवेरे यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो संदेह हो रहा है महाराज कि आखिरकार इसकी कुल्हाड़ी भी इसके हाथ में नहीं है। हाँ महाराज, जरूर इसने ही राजकुमारी को मारा है, क्योंकि इसकी कुल्हाड़ी इसके पास नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी कुल्हाड़ी से ही राजकुमारी की मौत हुई है। यही है राजकुमारी का हत्यारा। क्यों रे लकड़हारा, तूने ही मेरी बेटी की हत्या की। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुझे कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेता। भला मेरी बेटी को मारकर तुझे क्या मिला? बोल जल्दी। नहीं नहीं महाराज, ये सरासर झूठ है। मैंने राजकुमारी की हत्या नहीं की। मैं तो अपनी कुल्हाड़ी ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया। मुझे नहीं पता ये किसने किया। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। चुप कर रे लकड़हारा। अगर तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मेरी बात मानो महाराज, इसे तुरंत बंदी बना लो और कड़ी से कड़ी सजा दो। हाँ मंत्री, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इसे ऐसी सजा दो कि इसकी रूह कांप जाए। सैनिकों, इसे तुरंत बंदी बना लो और ले चलो राजमहल और ले जाकर कारागार में डाल दो। नहीं नहीं, रुकिए महाराज, इसमें मुझे फंसाया जा रहा है। किसी ने मेरे घर से यहाँ तक एक अजीब सा निशाना बनाया था।
जिसको मैं देखते देखते यहाँ पर आया। महाराज, इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये फिर से झूठ बोल रहा है। ये अपने आप को बचाना चाहता है। चलो ठीक है, हम चलकर तुम्हारे घर देखते हैं। अगर बात झूठी निकली तो उसकी सजा समझ सकते हो तुम। क्या मिल सकती है? अगर मैं घर तक गया तो तुम्हारे घरवाली भी इस सजा के भागीदार होंगे। महाराज, इस नीच पर इतनी दया दिखानी ठीक नहीं है। मेरा कहना मानो, इसे तुरंत ले चल के कारागार में डाल दो। इसके लिए यही सजा है। मंत्री, तुम शांत रहो। इसे क्या सजा देनी है मुझे पता है। न्याय से पहले सच का जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसकी बातों को हमें सुनना होगा और इसके साथ हमें इसके घर जाना होगा। इतना बोलकर राजा, मंत्री और मदन सब घर जाते हैं और फिर वहां जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, महाराज, हम बहुत गरीब है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए महाराज। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही इन्हें जंगल में लकड़ियाँ काटने भेजती हूँ। लकड़ियों को बेचकर ही मेरे घर का गुजर बसर हो रहा है। देख रहे हो महाराज, गरीब लोगों की यही दिक्कत है। जब उनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं, तब ये केवल एक ही बात कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ महाराज, इनकी आदत मैं जानता हूँ। ये चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन सच कभी छुपता नहीं महाराज। इसलिए मेरी बात मानो, इन दोनों को ले चलो। हाँ महामंत्री, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इन दोनों को ले जाकर कारागार में डाल दो और सुबह होते ही सबसे पहले इस लकड़हारे को जिंदा जलवा देना। फिर दूसरे दिन इसकी पत्नी को जिंदा जलवा देना। अब जो हो गया उस पर शोक नहीं कर सकते। जल्दी से मेरे छोटे भाई तक ये खबर पहुंचाओ। जब वो आएगा तभी बितूया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है महाराज, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। आज शाम को ही हम सेनापति के हाथ से संदेश भिजवा देंगे। वो शीघ्र ही अपने राज्य वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर राजा और उनके दोनों मंत्री राजमहल वापस चले जाते हैं और मदन के घर पर 2 सैनिक रुक जाते हैं। भाई केशव, यार कारागार में तो अब कोई कमरा खाली ही नहीं बचा कि हम इन दोनों को रख सकते हैं। बच्चा है तो केवल 2 कमरे, एक महिला का और एक पुरुष का। पर पुरुष वाले में तो वो तांत्रिक मर गया था। अरे ये बात मैं जानता हूँ और तुम जानते हो, इन्हें थोड़ी पता है। ले चल के इस लकड़हारे को इस मरे हुए तांत्रिक के कमरे में बंद कर देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। सुनो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहीं भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सैनिकों के साथ मदन और उसकी पत्नी दोनों के कारागार में जाते हैं। एक तरफ लकड़हारे की पत्नी को बंद करते हैं और दूसरी तरफ मदन को उसे तांत्रिक के कमरे में बंद कर वहां से चले जाते हैं। अरे भगवान, ये सब क्या है? ये ईमानदारी और मेहनत के जीने का परिणाम है कि आज इस कारागार में बंद हूँ। तूने मुझ पर रहम नहीं किया तो कम से कम मेरी पत्नी पर तो करते। वो 2 महीने की गर्भवती है भगवान। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मदन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसे एक बोतल दिखाई देता है। कल वैसे भी मरना, तो जो मिले उसे खा पी लूं। अब मुझे प्यास लगी है। देखो, काश थोड़ा पानी मिल जाता, मेरी प्यास बुझ जाती। जैसे ही मदन बोतल को हाथ में लेता है और खोलता है, वैसे एक नीला सा जिन्न बाहर निकलता है। बहुत दिनों बाद आज मैं आजाद हुआ हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुझे मिल गई। तुमको आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिल गई, लेकिन मेरी जिंदगी कल समाप्त हो जाएगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मेरी पत्नी को भी कैद कर लिया गया है, जो 2 महीने की गर्भवती है। देखो मदन, मैं एक जिन्न हूं। तुमको तुम्हारी मुंह मांगी चीज दे सकता हूं, लेकिन एक श्राप के कारण मेरी शक्तियां सीमित हो चुकी हैं। इसी के लालच में ये तांत्रिक हमें बंदी बनाए हुआ था।
लेकिन उसकी बुरी शक्तियों ने उसे खा लिया। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ इस कारागार से बाहर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बाहर कर सकता हूं। क्या होगा बाहर जाकर? क्या राजकुमारी जिंदा हो सकती? क्या सच सामने आ सकता है कि राजकुमारी को किसने मारा? और मैं तुम पर विश्वास करूं तो क्या यह बात सही है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? बोलो। एक सच्चा जिन्न कभी अपने मित्र को धोखा नहीं देता। अगर तुमको पता लगानी है कि राजकुमारी को किसने मारा तो इसके लिए राजकुमारी को जिंदा करना होगा, जो कि बहुत कठिन है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोलो, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? अगर बात दोस्ती की आ गई है तो मैं तुझ पे विश्वास कर रहा हूं। ठीक है, मुझे बाहर ले चलो और राजकुमारी को जिंदा करने का राज बताना। अब ले चलो मुझे बाहर। ठीक है दोस्त, आबरा का डाबरा, हे जिन्नी शक्तियां, मुझे और मेरे दोस्त को बाहर ले चलो। जिन्न के इतना बोलते ही एक प्रकाश हुआ और फिर मोहन और जिन्न दोनों बाहर चले जाते हैं। जिन्न भाई, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भला आधी रात तो बीत चुकी है और आधी रात ही बची हुई है। भला इस आधी रात में रानी को जिंदा कर पाना मुश्किल है। अरे भाई मदन, तुम इतनी सी बात पर परेशान हो? चलो उसको भी ठीक कर देता हूं। आबरा का डाबरा, हे जिन्नी शक्तियां, जब तक हम दोनों अमरकुंडों से वापस ना लौटूं तब तक इस राज्य में सवेरा नहीं होना चाहिए। लो, अब इसकी भी टेंशन खत्म हुई। बोलो और क्या करूं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं रानी को जिंदा कैसे करूंगा और तुम अपने श्राप से कैसे मुक्त हो सकते हो? मुझे सब कुछ विस्तार से समझाओ और उसके लिए हमको करना क्या होगा। ठीक है, मैं जितना भी जानता हूं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे साथ तुम चलो। सबसे पहले काली दुनिया की तरह, मतलब जहां पर सिर्फ काली शक्तियों का ही बोलबाला है। मतलब वहां पर मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। उसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर इतना पता है जिस दिन मैं अमरकुंडों में नहा लिया उस दिन मेरी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी और मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। तो देर किस बात की? चलो अब हम चलते हैं उस काली दुनिया की तरफ जहां सिर्फ काली शक्तियों का राज्य है। रुको, मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे किसी राक्षस की हो। ये शायद सामने से आ रही है। मेरा कहना मानो, पहले हमें चलकर वहां देखना चाहिए कि क्या माजरा है। अरे चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है। आगे चलो, देखो मिलता क्या है। चलो अब। अरे वो पंडित, मुझे अमर होने का मंत्र बता जल्दी, नहीं तो तू मारा जाएगा। बस मुझे एक बार अमृत का मंत्र मिल जाए, बस मैं एक बार अमर हो जाऊं तो सारी दुनिया मेरे कदमों के नीचे घुटने टेकेगी। सोच ले पंडित, तुझे मौत प्यारी है या फिर अमर होने का मंत्र? सोच ले एक बार। अरे यार, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? अगर मुझे अमर होने का मंत्र पता होता तो मैं उसे बोलकर अमर ना हो जाता, और जब मैं अमर हो जाता तो तू मुझे मार भी नहीं सकता। इतना तो दिमाग तेरे अंदर होना ही चाहिए। तू झूठ बोल रहा है। अगर तुझे मंत्र नहीं आता तो अपने गुरु को बुला, वही मुझे मंत्र देगा। नहीं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, और इस गुस्से का अंत सिर्फ होगी तो तेरी मौत। अरे बड़ा पागल भूत है यार। जब मैं तुझे बता रहा हूं तब तो बोल रहा है कि मैं अपने गुरु को बुलाऊं, जैसे तेरे बाप ने मुझे टेलीफोन लाकर दिया हो। अरे मेरे गुरु होंगे जहां होंगे, मुझे क्या पता। अगर तुझे मारना ही है तो मारना जल्दी भाई, डरा क्यों रहा है? अरे जिन भाई,
क्या तू इसे हरा सकता है? नहीं तो मैं पंडित को बचाने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस भूत से जीत पाऊंगा और अपनी आंखों के सामने एक ब्राह्मण की हत्या नहीं देख सकता। अगर तुम सच में बचा सकते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं जाऊं। अरे यार मदन भाई, मैं एक जिन हूं। चाहे मेरी शक्तियां काम करें या ना करें, फिर भी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसके जैसे हजारों भूत से लड़ सकता हूं। बस मैं यूं गया और यूं आया। अरे जिन भाई, अगर ऐसी बात है तो पहले हम उससे बात करेंगे। अगर बातों से मना तो ठीक है, नहीं तो बातों के भूत लातों से ही मानेंगे। चलो मैं भी साथ चलता हूं। क्यों भूत महाराज, एक पंडित को परेशान करके तुम्हें मिल क्या रहा है? जब पंडित बोल रहा है कि उसे मंत्र नहीं पता, तो क्या तू उसकी जान लेकर मंत्र का पता लगाएगा? देखो मेरी बात मानो, पंडित को जाने दो, हम सब तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे भाई यार, ये पागल भूत है। एक हफ्ते से मुझे बंदी बनाकर रखा है, कुछ भी खाने को नहीं देता है तो सिर्फ मांस। अब तुम ही बताओ कि एक पंडित मांस कैसे खा सकता है? मैंने इसे बहुत समझा। ये मुझे डरता है लेकिन मरता नहीं है। चुप कर पंडित, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। आज इंतजार नहीं करूंगा। आज तुम्हारी मौत पक्की है। तुम्हारे साथ साथ इन दोनों को भी मैं मारूंगा। मंत्र मुझे चाहे मिले या नहीं मिले, पर खान की व्यवस्था तो हो जाएगी। मदन भाई, बोलो तो मार डालो साले को तुरंत। बहुत बड़बड़ कर रहा है। आज मेरे हाथ में खुजली हो ही रही थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज मेरे हाथ कोई मरेगा तो मरेगा, देख लो, इस भूत को मारना ही पड़ेगा। अरे रुको, पहले एक बार मैं उससे बात तो कर लूं, क्या पता ये मान ही जाए। सुनो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मेरी बात मानो। पंडित को जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा तुम मारे जाओगे। अरे यार, तुम भूत को मार रहे हो या बचा रहे हो? 10 बार तुम इस भूत से पूछ रहे हो जैसे तो ये कोई देवता हो जिसे मारने से तुम्हें पाप लग जाएगा। अगर मार सकते हो तो मारो, मुझे निकालो इस पिंजरे में, मेरा दम घुट रहा है। चुप कर रे पंडित, अब मैं तुझे ही मारूंगा। चल, बचा अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आपकी वजह से आज मैं बचा हूं। वैसे आप दोनों हैं कौन और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, ये जंगली इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे देखकर तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक पंडित के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। पंडित जी, जो भी बात करना है यहां से हटकर करो। मुझे नहीं लगता कि ये जगह हम सबके लिए सही होगी, क्योंकि यहां पर यह भूत मारा गया है, और अगर इसके साथियों को इसकी भनक लगी तो वो सब ये पक्का आएंगे। मदन के इतना कहने पर तीनों वहां से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अरे भाई लोग, अब तो बताओ कि तुम दोनों हो कौन? क्या जंगल पार कर दोगे तब बताओगे? देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम मथुरा पंडित है। मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ। मैं हर साल जाता हूँ, पर इस साल मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था, जिसके कारण मैं जा ना सका। इसलिए मैं सोचा कि इस काली दुनिया से होते हुए निकल जाऊंगा, लेकिन ये तो माया जाल है। मैं फंसता जा रहा हूँ। कैसे भी करके मुझे अपने गुरु के पास पहुंचना है। ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूं एक जिन, जिसे तुमने कहानी में सुना होगा। हाँ, मैं वही जिन हूं, और मेरी उम्र लाखों साल की है। हम दोनों भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो सवेरा होगा ही नहीं। हाँ पंडित जी, जिन भाई की बात बिल्कुल सही है। मैं हूं मदन। मेरी कुल्हाड़ी से पता नहीं कैसे राजकुमारी माया की मृत्यु हो गई।
मुझे नहीं पता ये किसने किया, इसलिए मैं सच का पता लगाने के लिए अमरकुंड जा रहा हूँ। और जब तक मैं अमरकुंड नहीं पहुँच जाऊंगा तब तक सवेरा नहीं होगा। अरे यार भाई लोग, तुम तो भूत से भी डरावने निकले। तुमको पता होना चाहिए भूतों की शक्तियां रात में दोगुनी हो जाती हैं और आगे थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें बहुत बड़े बड़े राक्षसों, डायनो और दैत्यों का सामना करना होगा। देखो, मैं रात से बहुत डरता हूँ, इसलिए तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है पंडित, तुम्हारी मर्जी। हमें जाना है तो जाना है, चाहे जितनी रात हो, चाहे जितना बड़ा डरावना जंगल हो, उसे पार करना ही होगा। सोचा अगर साथ में रहोगे तो बात करते करते सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं नहीं भाई, बार बार मरने की धमकी क्यों देते हो यार? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं भी तुम सबके साथ चलता हूं। अरे भैया रुको, कसम से यार मैं एक हफ्ते से कुछ खाया नहीं। मेरे अंदर चलने की क्षमता नहीं है। अगर कहीं से कुछ मिले तो मुझे ला कर दो, नहीं तो थोड़ी देर आराम करने दो। जब कुछ आराम कर लूंगा तब चल सकूंगा। नहीं तो भैया मेरे बस की नहीं है। या तो ये जिन मुझे अपने सिर पर बैठा ले और लेकर चले, तभी मैं चल पाऊंगा। क्या बोले पंडित? जैसे मैं कोई मशीन हूं, जिसे देखो मुझे ही देख रहा है। अरे भाई, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। बस मेरे अंदर भी ज्यादा क्षमता नहीं बची। वैसे एक बात बोलना है भाई लोग, थक तो मैं भी गया हूं, लेकिन सोच रहा था कि अगर मैं पहले बोलूंगा तो शायद तुम सब लोग मुझ पर हंस लो। नहीं नहीं, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे। पंडित, तुम खाने की बात कर रहे हो, हम तो सोच रहे हैं कि पानी तक ना पिए। इतनी सुंदर रात है, भला इसमें रुकता कौन है? मेरी बात मानो, चलते रहो। अरे यार मदन, तुम इंसान हो या शैतान? रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इस मोटे जिन को देखो, ये भी थक चुका है। तुम चाहते क्या हो कि मैं मर जाऊं? जब सवेरा होगा ही नहीं तो भला हम सब परेशान ही क्यों हो रहे हैं? थोड़ा देर आराम कर लें, फिर चलेंगे भाई। कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लूं। ठीक है, मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं देख रहा था पंडित बोलेगा क्या। चलो ठीक है, सभी लोग आराम कर लो, पर एक साथ करना, क्योंकि यहां पर जंगली जानवरों का खतरा कम लगता है, लेकिन बुरी शक्तियों का बहुत ज्यादा। क्या बोला? मैं इस सांड के साथ सोने वाला नहीं हूं। और रही बात भूतों और प्रेतों की, तो मैं उनसे डरता नहीं। बस मुझे एक बार नींद आ जाए, क्योंकि जो दिखता नहीं वो सच होता नहीं। इतना बात करके तीनों लोग सो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दो बड़े बड़े राक्षस पंडित के पास आते हैं। भाई दैत्यराज, हम बलि के लिए एक मानव को ढूंढ रहे थे। खामखा उसे ढूंढने के लिए राज्य में जाते। देखो, ये तो यहीं पर लेटा हुआ है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये धर्म से एक पंडित है। अगर हम इसकी बलि देंगे तो हमारे राक्षसी देवता बहुत खुश होंगे और फिर हमें खूब सारी शक्तियां मिलेगी। अरे भाई, दंबिकासुर, किसका इंतजार कर रहे हो? इस पंडित को पिंजरे में कैद करो और लेकर चलो अपने गुफा में, और सुबह होते ही इसकी बलि चढ़ा देंगे। फिर हम दोनों भी इस काली दुनिया के सबसे बड़े राक्षसी योद्धा कहलाएंगे। तीनों लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही ना देता है। दोनों राक्षस पंडित को पिंजरे में कैद कर ले जा रहे थे। तभी पंडित की नींद खुली और वो चिल्लाने लगा, अरे कोई है? सुनो, ये बड़े बड़े राक्षस हमें उठाकर ले जा रहे हैं। अरे मदन, अरे मोटे सांड, उठ जा यार,
एक बार मुझे और बचा ले, मैं थक चुका हूँ। मैं कसम खाता हूँ दोबारा इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। अरे बचा लो यार मुझे आकर, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। उठो भाई लोग। पंडित की इतनी आवाज जब इन दोनों के कानों में पड़ी तब ये तुरंत उठकर खड़े हो गए। अरे जिन्न भाई, ये तो पंडित की आवाज थी। ये तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं बोल रहा था यहाँ पर मत रुको, लेकिन तुम सब माने नहीं। अब उसी का परिणाम भुगत रहे हो। चलो अब इस पंडित को भी ढूंढे, पता नहीं मिलेगा या नहीं। भला गया तो गया कहाँ? बताओ, अगर हम तीनों साथ सोते तो शायद उठ सकते थे और उसे बचा लेते, पर उसे भी नौटंकी करनी होती है। उतनी दूर जाकर सोया था, जो हुआ अच्छा ही हुआ। थोड़ी देर चिल्लाने दो। अरे नहीं नहीं, पंडित को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। उसने हम दोनों पर विश्वास किया था और हम किसी का विश्वास तोड़ते नहीं। अगर पंडित मर गया तो उसका पाप अलग से पड़ जाएगा। इसलिए भाई टाइम बर्बाद मत करो, उसे जल्दी ढूंढो। इतना बोलकर दोनों पंडित को ढूंढने लगते हैं। कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते। ऐसे चलते चलते आखिरकार वे सब उस गुफा के सामने जा खड़े हुए, जहां पर दोनों राक्षस पंडित को कैद किए थे। बोला था आराम मत करो। लो, अब हम फिर से थक गए। पंडित को अब नहीं ढूंढ पाएंगे। अब जो होगा उसके काम पर ही निर्भर होगा। मेरे बस की नहीं है भैया। जिन्न भाई, चलो अब अपने मंजिल की तरफ। दिमाग खराब कर रहे हो। एक बार मुझे मौका दो, एक बार मुझे बुलाने दो। अगर मैं अपने देहाती अंदाज में किसी को बुला दूं, तो एक बार मरा हुआ आदमी भी खड़ा हो जाए और फिर से मर जाए। कुछ सुनो, मेरा देहाती अंदाज में चिल्लाने की आवाज। अरे है पंडित, कहां हो भाई? अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो एक बार उधर से बोलो। अरे ये तो मोटे सांड की आवाज है। अभी ये दोनों राक्षस सो रहे हैं। अगर चिल्लाया तो ये उठ जाएंगे और मुझे मार देंगे। अगर नहीं चिल्लाया तब भी मुझे मरना ही है। तो एक बार मैं चिल्लाता हूं, पूरा दम लगाकर। काश मेरी आवाज उन तक पहुंची ही जाए। अरे मोटे सांड, मैं इधर हूं। इस गुफा के अंदर आओ। मैं फिर से कैद हो गया हूं, जल्दी आओ। ये आवाज गुफा के अंदर से आ रही है। इसका मतलब पंडित इस गुफा के अंदर है। तुरंत मेरे साथ अंदर चलो। क्यों रे पंडित, तू हम दोनों भाई को चैन से सोने नहीं दे रहा है? लगता है तेरी बलि तुरंत देनी होगी, या तो मुझे सोने दे। अरे बहुत हो गया तुम दोनों का सोना। अब सिर्फ धोना बाकी, जो मैं तुम्हें धोने वाला हूं। मतलब अगर ना समझ आया हो तो पंडित तू समझ सकता है, इसको समझाकर बता इन्हें। बहुत मजा आता है जब कोई बिना साबुन के धोया जाए तो। और जब तुम दोनों धोए जाओगे तब तो और मजा आएगा। क्या हुआ समझ में नहीं आया? अबे घोंचू, तुम दोनों की पिटाई होगी और इस पिटाई में तुम दोनों परमानेंटली मरने वाले हो। क्या बोला पंडित? मुझे मारेगा? ये नीला इंसान मुझे मारेगा? ये जानता है मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसके ताली पीटने से पत्थर खिसक जाते हैं। मैं वो हूं जो इंसानों को कच्चा चबा डालता है। बोल क्या तू अभी मुझे मारेगा? क्या बात है, मानना पड़ेगा। परिचय तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि तुम्हारी शादी हो रही हो। वैसे पंडित ने तुम्हें घोंचू बोलकर कोई गलत नहीं किया। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम एक गधे हो। सॉरी। तो अगर मैंने अपना परिचय बता दिया तो तेरे जैसे राक्षस तो मेरा पैर दबाने आ जाएंगे। एक बात बोलूं, तुम दोनों यार फेंकते बहुत।
हो, जब लड़ाई करनी ही है तो लड़कर देख लो कौन किसको मार सकता है। तब पता चल जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तुम सब तो अपने आप को खली समझ रहे हो। सही बोल रहा है रे पंडित तू। मैं भी यही सोच रहा था। चलो मुकाबला होगा तो आर पार का। बोल नीले इंसान, दोनों एक साथ आए या फिर अकेले अकेले? क्या बात है, अब की ना मर्द वाली बात। अगर तुम अकेले आए तो चुटकी बजाते तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए दोनों साथ में हो तभी मजा आएगा। जिन की इतनी बात सुनकर दोनों राक्षस जिन से लड़ाई करने लगते हैं। मदन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अपना गैंडा भाई कमजोर पड़ रहा है। तहो तो हम दोनों भी चले, अगर जीते तो ठीक, नहीं तो मर जाएंगे। पंडित यार, तू शुभ शुभ क्यों नहीं बोलता? मुझे पूरा विश्वास है मेरा भाई, मेरा दोस्त कभी कमजोर नहीं हो सकता। देखना, वही जीतेगा। ये दोनों इतना बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जिन उन दोनों राक्षसों को मार डालता है। ये देखो मेरा हीरो उन दोनों को मार डाला। कसम से यार, तुम तो वाकई बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझे पता था, इसलिए मैं उस पेड़ के नीचे सो रहा था ताकि मुझे कोई पकड़कर ले जाए और तुम आकर मुझे बचाओ। शांत रहो। मुझे लग रहा है जिन भाई की हालत सही नहीं है। ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे भाई, तुम ठीक तो हो? बोलो यार, मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, बिल्कुल मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। गुफा से बाहर चलो, मुझे घुटन सी हो रही है। तुरंत निकलो बाहर। मदन और पंडित दोनों गुफा से बाहर आते हैं, लेकिन जिन वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब जिन बाहर नहीं आता, तब मदन और पंडित दोनों घबरा जाते हैं और फिर वे दोनों फिर से गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जिन जमीन में गिर पड़ा है और कुछ बोल ही नहीं रहा है। पंडित, देख, जिन भाई को क्या हो गया। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यार, कुछ करो। तुम्हारे पास कुछ मंत्र तंत्र हो तो इसे ठीक करो। अगर ये साथ नहीं रहा तो हम सब अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। मुझे ये सब मंत्र नहीं आते। मैं केवल शादी और श्राद्ध करता हूं। मेरी बात मानो, तुम इसी गुफा में बैठो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई मदद करना चाहता है और वो मुझे बुला रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए मुझे जाना होगा। तुम इधर ही रहो, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर पंडित गुफा से बाहर जाता है और चलते चलते उसे एक इच्छाधारी नागिन दिखी। नागिन को देखकर पंडित बोला, हे इच्छाधारी नागिन, आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपने मुझे अपने पास बुलाया हो और मेरी मदद करनी चाहती है। क्या ये सच है? अगर सच है तो बोलिए। हाँ पंडित जी, बिल्कुल सत्य है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लगभग 1 साल पहले एक साधु बाबा इधर से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्होंने सपेरों से मेरी जान बचाई थी और जब मैं बदले में उन्हें कुछ देना चाही, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोले कि ठीक 1 साल बाद मेरा एक शिष्य इस जंगल में आएगा और उसे जब मदद की आवश्यकता होगी तब तुम उसकी मदद करना। इसलिए आज तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी है और मैं तुम्हारी मदद कर अपने आप को धन्य बना लूंगी। देखो, मदद तो आपको करनी है, पर मेरी मदद नहीं करनी। एक गुफा के अंदर मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरी जान घायल है, मतलब उसको होश नहीं है। तो तुम वहां पर चलकर उसे ठीक कर दो। बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। पंडित की इतनी बात सुनकर नागिन पंडित के साथ उस गुफा की तरफ निकल पड़ी और फिर थोड़ी ही देर में उस गुफा में पहुंच गई। तुम सब घबराओ नहीं, इनको ठीक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुरंत ठीक करती हूँ। ओम। इच्छाधारी नागिन इतना बोलकर मन में कुछ मंत्र पढ़ती है
और फिर जिन के ऊपर एक प्रकाश पड़ता है और जिन फिर से सही हो जाता है। क्या हुआ भाई लोग? आप सब इतना परेशान क्यों हैं? और मुझे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे कुछ हुआ हो? राक्षसों को मारने की बात थी, उसको मार दिया। अब आप गुफा से बाहर भी चलो। और ये सुंदर सी कन्या कौन है? ये कब आई? मुझे तो पता ही नहीं। देख रहे हो मदन, यही होता है नेकी का फल। पूछ ऐसे रहे हैं जैसे देसी पौवा पी के नाले में गए हो, और फिर बोलेंगे छोटी गंगा बोलकर गंदे नाले में कूदा दिया। अरे यार, तुम बेहोश हो गए थे। ये हैं इस जंगल की इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें सही किया है। धन्यवाद तो तुमको बोलना आएगा नहीं। अरे माफ करना नागिन जी, जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एक मदद और कर देती तो शायद हम सबके लिए ये सफर थोड़ा आसान हो जाता कि अमृत कुंड जाने का रास्ता किधर से पड़ेगा। तुम सब सही रास्ते से जा रहे हो। बस आगे बोलता हुआ जंगल मिलेगा, उसके बाद सुंदरवन मिलेगा, सुंदरवन के ठीक बाद कालिंदी जंगल मिलेगा। इस जंगल में है अमर कुंड, पर यह जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दे, मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर नागिन वहां से चली जाती है और फिर तीनों बाहर आ जाते हैं और सीधे चलने लगते हैं। चलते चलते आखिरकार वे सब बोलता हुआ जंगल पहुंच जाते हैं। मदन, क्या हुआ? चलते चलते अचानक रुक क्यों गए? इस जंगल के बाद सुंदरवन जंगल आएगा जहां हमारे गुरुजी मिलेंगे। उसके बाद कालिंदी जंगल, बस फिर तुमको वही मिलेगा अमर कुंड। अब चलते जाओ। भाई पता नहीं क्यों मुझे चक्कर सा आ रहा है। आंखों के सामने काला काला दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है मैं चल नहीं जा पाऊंगा। मैं हिम्मत हार रहा हूं। मैं अब और नहीं जा सकता। ऐसा मत बोलो मदन भाई, बस हम पहुंचने वाले हैं। इस जंगल को पार कर दो, फिर हम दोनों आराम करें। मतलब तीनों आराम करेंगे। हिम्मत इतनी जल्दी मत हारो। अब तो सफर थोड़ा बचा है, तब तुम हिम्मत हार चुके हो। हाँ मदन, सामने देखो, यहां तक कोई नहीं आ पाया। मैं हूं इस जंगल का वृक्ष राज। इस बोलते हुए जंगल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक यहां तक पहुंचने वाले तुम दूसरे टोली हो। तुम सब बहुत किस्मत वाले हो जो सही सलामत यहां तक आ गए। जाओ, अब आगे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आंख बंद करके जाओ। वृक्षराज के इतना कहते ही मदन फिर से चलने लगा और चलते चलते सभी लोग सुंदर वन में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा एक साधु बाबा ध्यान लगा बैठे। अरे यही तो है हमारे गुरु जो ध्यान में लीन है। इनका ध्यान भंग नहीं कर सकते, इसलिए हम सब केवल इन्हें प्रणाम कर आगे चले। यही हम सब के लिए अच्छा होगा। पंडित की इतनी बात सुनकर सभी लोग बाबा को प्रणाम कर वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी सुनते हैं कि पीछे से कोई आवाज आ रही है। अरे बच्चा लोग रुको, अगर इतनी दूर आए हो तो बिना मिले क्यों जा रहे हो? और तुम सब इतने परेशान क्यों हो? मंजिल तुम्हारे सामने है, बस थोड़ा आगे चले जाना। बाबा की इतनी बात सुनकर पंडित बाबा को सारी हाल सुना देता। तभी बाबा जिन को उसकी शक्तियां वापस कर देते हैं। जिन शक्तियां पाकर बहुत खुश होता है और फिर वो सबको गायब कर कालिंदी जंगल पहुंच जाता है। पंडित देखो, यही है अमरकुंड। और मदन, तुम भी देखो। चलो फटाफट मैं स्नान कर लूं और तुम एक मटके में जल को रख लो, नहीं तो सुबह भी हो जाएगी। मदन जैसे ही तालाब के पास जाता है वैसे ही तालाब से एक आवाज बाहर आती है। रुको तुम दोनों, इस तालाब में केवल एक ही आ सकता है। चाहे तो ये अमृत कुंड का जल ले लो या फिर चाहे तो स्नान कर लो, अन्यथा सब अनर्थ हो जाएगा। अब क्या करना है, किसे करना है, या तुम दोनों अपने में समझ सकते हो। सुनो जिन्न भाई, तुम अमर कुंड में जाओ और स्नान करो। जैसे ही तुम्हारा श्राप तुमसे मुक्त होगा वैसे ही
मैं अपनी एक इच्छा जाहिर करूंगा और उस इच्छा में मैं राजकुमारी का जीवन वापस मांगूंगा। और हां, तुम किसी और को दिखाई नहीं दोगे, केवल मैं देख सकता हूं और ये पंडित देख पाएगा। इसके अलावा इस पूरे संसार में तुम्हें कोई ना देख पाए, यही मेरी पहली इच्छा। अब जाओ, फटाफट स्नान करके आओ। मदन की इतनी बात सुनकर जिन तुरंत अमरकुंड में स्नान कर वापस आता है और फिर मदन से कहता है, ओहो आबरा का डाबरा, हे जिन्नी शक्तियां, मेरे मालिक, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर की पहली इच्छा पूरी करो और हम सबको जनकपुर राज्य पहुंचाओ। तो दोस्तों, इस तरह सभी लोग राज्य में पहुंच जाते हैं और उधर राजकुमारी जीवित होकर राजा को सारी बातें बता डालते हैं। फिर राजा मदन के पास आते हैं और माफी मांगते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि दोनों मंत्रियों को सजाए मौत का आदेश देते हैं। और फिर पंडित अपने घर वापस जाने लगता है। तभी जिन पंडित से कहता है, अरे पंडित, जा कहाँ रहे हो? अभी तो मेरा एक छोटा भाई है जिसे एक डायन ने कैद कर रखा है। मैं चाहता हूं कि एक नया सफर और जारी करा जाए और इस बार पाताल लोक चला जाए। मजा बहुत आएगा। चलेंगे, कोई बात नहीं। पहले इन सबको पहला भाग देखने दो। जब ये कमेंट करते हैं तभी पंडित तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर तुम सबको कहानी अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।